Hello everyone, so today date is 19th February in 2024. We are going to solve some PYQs of चैप्टर्स मतलब कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के जो है मिक्सअप यहाँ पे कुछ PYQs लिए हैं मैंने 40-45 कुछ हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। cos 2a इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे फिजिक्स में हमारे पास ये वेक्टर्स और बेसिक मैथ्स का टॉपिक है इसमें, ठीक है। और उसके बाद ऐसे ही केमिस्ट्री में एक पर्टिकुलर टॉपिक का है जैसे कि डेल्टन थ्योरी वगैरह का, और उसके बाद सेम जूलॉजी और बॉटनी के साथ है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पूरा सिलेबस इसमें है, नहीं, कुछ कुछ चैप्टर्स हैं बेसिकली। तो यहाँ पे पूछा गया cos 2 इज इक्वल टू, चार ऑप्शन है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर ए, 2 कोस स्क्वेयर ए माइनस 1 कोस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर ए, या फिर ऑल, या फिर चारों, ये पूछा गया है। करके बता देती हूँ। cos 2a की अगर मैं बात करूँ किसके इक्वल होता है, cos स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर ए, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं दोनों को 1 माइनस ये कोस, इसमें कोस को साइन मान लेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर ए, सो वट विल गेट 2 कोस स्क्वेयर ए माइनस 1। हमारे पास आ गया, क्या आ गया, 2 कोस स्क्वेयर ए माइनस 1, यानी कि बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। यहाँ पे हमारे पास ये आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 1 प्लस एक्स क्यूब फाइंड द वैल्यू इफ 1 इज ग्रेटर देन x, बहुत ज़्यादा ग्रेटर है इससे। 1 प्लस एक्स का क्यूब जो है इसमें आपको वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू, वैल्यू फाइंड करो अगर 1 की जो वैल्यू है वो x से कहीं ज़्यादा बड़ी है, ठीक है। तो देखो 1 प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल टू, हम इसको जब एक्सपेंड फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस 3x प्लस ये 3 था, 3x प्लस 3x का स्क्वेयर प्लस x का क्यूब। वी हैव गिवन कि 1 इज मच मच ग्रेटर देन 1, सो वी कैन से 1 प्लस 3x ओनली। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, थर्ड वन, 1 प्लस 3x आ जाएगा। नेक्स्ट है, अगर y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स, तो फाइंड डबल डिफ्रेंशिएशन ऑफ y, y का डबल डिफ्रेंशिएशन क्या होगा। तो देखो y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस एल्फा ई रेज टू पावर अल्फा एक्स, ये हमारे पास आ जाएगा। देखो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एल्फा ई रेज टू पावर माइनस एल्फा एक्स, ये आएगा। सो डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वेयर इज इक्वल टू प्लस एल्फा स्क्वेयर ई रेज टू पावर माइनस एल्फा एक्स। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे इक्वेट करके, एल्फा स्क्वेयर ई रेज टू पावर माइनस एल्फा एक्स, ये हमारे पास जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी कि फोर्थ अल्फा स्क्वेयर इंटू ई रेज टू पावर अल्फा एक्स, ये हमारे पास आएगा। इसका डबल डिफ्रेंशिएशन में अगर समझ कम आया है तो इसको याद रख लेना। इफ अगर y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस अल्फा एक्स है, देन डबल डिफ्रेंशिएशन y का क्या होगा, वो होगा अल्फा का स्क्वेयर ई रेज टू पावर माइनस अल्फा एक्स। बस यहाँ पे y के प्लेस पे अल्फा स्क्वेयर है। नेक्स्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस 330 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं हम कोस 270 प्लस 60 कितना हो गया, 330 हो गया, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा साइन 60 डिग्री। क्या आ जाएगा, साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। बेशक कोस 330 डिग्री की अपना डायरेक्ट आप इसको याद रख लेना, और यानी कि कोस 330 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 60। बेशक ऐसे कैसे रट लेना इसको। कन्वर्ट एंगल फ्रॉम रेडियन टू डिग्री, एंगल को कन्वर्ट करो, एंगल को रेडियन से डिग्री में, यानी कि 4π/3 रेडियन है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो देखो बहुत इजी है, 4π/3 है, इंटू डिग्री में करने के लिए डिग्री यानी 180 डिग्री होता है, तो 180/π से इसको मल्टीप्लाई करोगे, सोल्व करने पर क्या आएगा, 3 5 जा 3 6 जा और 4 6 जा 24, यानी कि 240 डिग्री। करेक्ट ऑप्शन
सेकंड वन काफी इजी क्वेश्चन था। जब भी आपको ऐसे रेडियन टू डिग्री में निकालना हो, रेडियन आपको दे रखा होगा, उसको 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 5/3, तो वैल्यू क्या होगी टेंजेंट थीटा की। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे पास 4 था। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या होगी कि ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, मतलब इसका क्या होगा कि आपको ये याद रख लेना है, ऐसे ऐसे ही याद रख लेना है। आपको ये दे रखा होगा कि कोस प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा की वैल्यू 5/3 होती है, तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू होती है 8/2। फाइंड द वैल्यू ऑफ log 10 इसकी वैल्यू निकालनी है। इसको आप डायरेक्टली याद भी रख सकते हो। बेसिकली log a⁻b इज इक्वल टू, इसको हम कैसे लिखते हैं, b log a, राइट। सो log 10, ये भी हमारे पास यहाँ पे 10 है, इज इक्वल टू इसको कैसे लिखेंगे 1, ये 1 आ जाएगा हमारे पास। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास वैसे आएगा क्या 35, क्योंकि इसकी वैल्यू तो हमारे पास क्या होगी 1 होगी। 1 को 35 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 35 ही तो आंसर आएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास 35 होगी, क्योंकि इसके अनुसार देखो क्या होता है b log a, ठीक है। ये कर देंगे हम 10 log 10, क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 1 ही तो आएगा फिर इसका। उसके बाद 1 इंटू 35 कितना आ गया 35 आ गया, बस दैट्स इट। काफी छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं ये। स्लोप जो है स्ट्रेट लाइन का √3y इज इक्वल टू 3x+4 इज, स्लोप पूछा गया स्ट्रेट लाइन √3y इज इक्वल टू 3x+4 का क्या होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, फर्स्ट थर्ड सेकंड √3, थर्ड 1/√3, फोर्थ 1/3, ठीक है। क्या दे रखा है √3y इज इक्वल टू 3x+4। सो y को बिल्कुल अलग निकाल लेंगे, अंदर ही हमारे पास आ जाएगा √3x प्लस ये √3 इसके 4 के नीचे 4/√3, यानी कि स्लोप हमारे पास कैसा आएगा √3 का आएगा। तो करेक्ट आंसर हमारे पास इसका सेकंड ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट 23rd क्वेश्चन की बात करेंगे। फाइंड dv/dt एट टाइम इज इक्वल टू, dv/dt निकालना है टाइम 2 सेकेंड पे। अगर v इज इक्वल टू 2t² + 4t है तो फाइंड करो dv/dt एट टाइम 2 सेकेंड। अगर v जो है 2t² + 4t है तो यहाँ पे निकालना है। तो देखो v हमें कितना दे रखा है 2t² + 4t, यानी कि dv/dt इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4t + 4, यानी कि इज इक्वल टू 4 इंटू टाइम कितना है, देखो 2 2 ज़ा 4 हो गया तो 4t + 4 आ जाएगा। ये t एक कॉमन आ गया हमारे पास, ठीक है। एक t से मान लो ये कट जाएगा, फिर ये इससे तो मल्टीप्लाई होगा ना, एक टाइम ही तो कटा है। तो 4 टाइम कितना दे रखा है 2, 2 + 4 इज इक्वल टू कितना आ गया 12। इट इज इट, कितना ईजी क्वेश्चन था वैसे। इफ अगर y इज इक्वल टू x² - 10x, तो फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। अगर देखो x² - 10x, y इज इक्वल टू x² - 10x होता है तो मिनिमम वैल्यू y की क्या होगी -25 होगी। हालांकि ये भी यहाँ पे हमारे पास एक फैक्चुअल क्वेश्चन आया है जिसको आप याद रख लेना, मतलब बेसिकली याद रख सकते हो। तो
ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अब। जो एंगल्स हैं विच अ वेक्टर आई कैप जे कैप प्लस रूट टू के कैप मेक विद एक्स वाई जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली आर, ये एंगल यहाँ पे हमसे पूछे गए हैं। तो देखो इसको थोड़ा सा मैं करके दिखा देती हूँ, थोड़ा सा बड़ा है ये। क्या दे रखा है, आर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस रूट टू के कैप। कंपेयर करना है गिवन वेक्टर को विद किसके साथ, आर इज इक्वल टू ये जो हमारे पास होता है आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप, इसके साथ आर एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 1, आर वाई इज इक्वल टू 1, आर जेड इज इक्वल टू आर जेड की वैल्यू क्या है रूट टू। ठीक है, एंड आर जो है मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, हम निकालेंगे जब इसको, आर एक्स का स्क्वेयर प्लस आर वाई का स्क्वेयर। देखो क्वेश्चन इजी है, बस थोड़ा सा बड़ा है, प्लस आर जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वी हैव 2 देयर। सो कोस एल्फा इज इक्वल टू आर एक्स अपॉन आर इज इक्वल टू 1/2, यानी कि अल्फा 1/2 क्या होता है 60 डिग्री आ गया। अब अगर मैं उसकी अपना कोस बीटा की बात करूं तो बीटा में क्या आएगा आर वाई अपॉन आर, वाई क्या है 1 और आर क्या है यहाँ पे 2, तो ये भी क्या आ गया 60 डिग्री आ गया। कोस गामा की बात करी जाए यानी जेड के केस में आर जेड अपॉन आर में बात करूँ तो क्या आएगा 1/√2, जेड में √2 है तो ये हमारे पास गामा आ जाएगा कितना 45 डिग्री, यानी कि 60 60 45, थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारे पास करेक्ट है। ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट है 32nd क्वेश्चन, अगर दो वेक्टर्स 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप और -4k कैप माइनस के जे कैप माइनस लैम्डा के कैप आर पैरेलल, दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के, तो वैल्यू बतानी है लैम्डा की कितनी होगी। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है -2, फैक्चुअल क्वेश्चन है। -2 आएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे पास। देखो ये हो गया -2, ये -3, -2 आएगा इसका करेक्ट आंसर, याद रख लेना बेशक इसको आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33rd, जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर्स ए बी और सी का आर रिस्पेक्टिवली कितना है 12, 5 और 13 यूनिट्स है, और जो ए प्लस वेक्टर ए प्लस बी इज इक्वल टू वेक्टर सी, देन एंगल बताना है बिटवीन ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा, ये यहाँ पे पूछा गया है। देखो सी इज इक्वल टू क्या दे रखा है, रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी कि सी के मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूँ तो क्या आ जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस थीटा, राइट, ये आएगा हमारे पास। सी हमारे पास कितना है यहाँ पे 13 यूनिट दे रखी है इसकी, 13 यूनिट का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का 12 दे रखा है और बी का 5 दे रखा है। सोल्व करोगे इसको तो क्या आएगा हमारे पास कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 0, यानी कि 0 थीटा इज इक्वल टू 0 क्या होता है π/2, यानी करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या आ गया सी ऑप्शन। बहुत ईजी क्वेश्चन था। पूछा गया फिजिकल क्वांटिटी विच हैज अ डायरेक्शन, वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन होती है, मतलब जिसकी डायरेक्शन होगी, तो वो क्या हो सकता है मे बी या वेक्टर, वो वेक्टर हम उसको कंसीडर कर सकते हैं। ऐसा मस्ट नहीं है कि हर बार ज़रूरी नहीं है कि जिसकी डायरेक्शन है वो वेक्टर क्वांटिटी में ही आए, लेकिन मे बी ऐसे चांसेस है कि वो वेक्टर ही होती है। ठीक है, स्केलर नहीं, नन ऑफ द अबव नहीं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ऑप्शन एक आ चुका है।
दो फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड एफ, टू फोर्सेस ऑफ जिसका दो फोर्सेस है मैग्नीट्यूड एफ की और रूट थ्री एफ की एक्ट एज राइट एंगल टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे के जो है राइट एंगल पे है वो। देयर रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल बीटा, उनका रिजल्टेंट जो है एक एंगल बीटा बनाता है फोर्स एफ के साथ। वैल्यू बतानी है बीटा की कितनी होगी। तो देखो राइट एंगल पे हमारे पास दो जो है फोर्सेस दे रखी हैं, यानी कि ये एक हो गई, ये हो गया रूट थ्री एफ। ये होता है ऐसे राइट एंगल दिया जाए तो समझ लेना ये बात हो रही होती है वहाँ पे। रिजल्टेंट की बात करें, रिजल्टेंट इनका क्या बना रहा है, बीटा बना रहा है इन दोनों के साथ, ठीक है, इसके साथ एफ के साथ, ठीक है। सो हम इसको कह सकते हैं टेंजेंट अपॉन बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट थ्री एफ अपॉन एफ आएगा। टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू एफ से एफ गया, क्या आ गया, रूट थ्री आ गया। यानी बीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 60 डिग्री। तो बहुत इजी क्वेश्चन था क्योंकि रूट थ्री की वैल्यू क्या होती है, 60 डिग्री। तो थर्ड का जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या आया है, 60 डिग्री। एक्स एंगल दैट द वेक्टर वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप मेक्स विद वाई एक्सिस, इसको क्या एंगल बनाएगा इसके साथ, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, हालांकि ये भी जैसे हमने पिछला किया था वैसा सही है। ये हमारे पास ए एक्स एक्स एक्सिस होता है, इसको ए एक्स और ये वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे ये रिजल्टेंट हो गई, ये थीटा बनाता है और ये यहाँ पे बना रहा है फाइव। सो पहले की तरह टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन ए वाई, ये हम यहाँ पे पुट करेंगे तो इसको सोल्व करके आंसर हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स 2 अपॉन 3, ये आएगा करेक्ट आंसर। क्योंकि 2 ये हमारे पास 2 है और ये हमारे पास कितना है 3, ठीक है। ये जे कैप आपको पता है वाई एक्सिस के लिए होता है, आई कैप एक्स एक्सिस के लिए होता है, ठीक है। आंसर आ गया सिंपल 2 अपॉन 3। कितना ईजी क्वेश्चन था, पिछले वाले के जैसे था बिल्कुल। अगर एक यूनिट वेक्टर जो है रिप्रेजेंटेड बाय 0.5 आई कैप प्लस 0.8 जे कैप प्लस सी के कैप, देन द वैल्यू ऑफ सी इज। अगर एक यूनिट वेक्टर जो है वो रिप्रेजेंट हो रहा है किसके द्वारा, 0.5 आई कैप के द्वारा प्लस 0.8 जे कैप के द्वारा और सी के कैप के द्वारा, तो वैल्यू बतानी है सी की कितनी होगी, ठीक है। चार ऑप्शन है, 1 रूट 0.11, थर्ड रूट 0.01, फोर्थ रूट 0.39। देखो इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, स्क्वेयरिंग करते हैं, सॉरी 0.5 का स्क्वेयर प्लस 0.8 का स्क्वेयर प्लस सी का स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। यानी कि सी के स्क्वेयर को हम बाहर निकाल लेंगे, सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 माइनस 0.5 का होल स्क्वेयर माइनस 0.8 का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस ये 5 जो कितना हो गया 25, तो 0.25, 8 8 16, सॉरी 8 8 64, तो क्या हो गया 0.64। सोल्व करेंगे इसको, 1 माइनस ये इन दोनों ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें 0.89 आएगा, ठीक है। दोनों को हम ऐड करेंगे, 64 और 25, 9 6 8 बिल्कुल ठीक है। एडिशन 0.89 इज इक्वल टू, फिर इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 0.11, यानी सी इज इक्वल टू रूट 0.11, ये आ गया इसका आंसर। यानी कि सेकेंड ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये भी। आइडियल गैस इक्वेशन जो है, आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। आइडियल गैस इक्वेशन पूछी गई है, एक आइडियल गैस के 1 मोल के लिए आइडियल गैस इक्वेशन क्या होगी वो पूछा है हमसे यहाँ पे। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। जनरल फॉर्मूला हमारे पास ये होता है इक्वेशन का, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। एन की वैल्यू यहाँ पे 1 दे दी तो इसको कंसीडर करने की आवश्यकता नहीं रही, तो सिंपल पी वी इज इक्वल टू आर टी। कितना इजी क्वेश्चन था ये, तो मुझे शायद समझाने की भी आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है
टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल काइनेटिक एनर्जी बतानी है मॉलिक्यूल की 8 ग्राम के CH4 में और 27 डिग्री सेल्सियस इन एट, हाँ तो देखो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इन 8 ग्राम ऑफ मीथेन एट कितने टेम्परेचर पे, 27 डिग्री सेल्सियस पे, इन जूल्स इज कितना होगा, ये पूछा गया है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखो 3/2 nRT, ये तो आपको पता होगा राइट। उसके बाद 3/2 इंटू एन क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, इसको हम ऐसे लिखते हैं। गिवन मास हमें कितना है 8 ग्राम, मोलर मास CH4 का कितना हो जाएगा, मीथेन का 16 राइट। ठीक है, तो इनटू ये आर गैस कांस्टेंट होता है, गैस कांस्टेंट की वैल्यू आपको हमेशा याद रखनी होती है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, क्वेश्चन में गिवन हो भी सकती है और नहीं भी, तो इसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल, ठीक है, किलो पर मोल, ये होती है बेसिकली। टेम्परेचर 27 से 27 केल्विन, आपको पता है सेल्सियस से हमेशा केल्विन में हम जो है टेम्परेचर को मेजर करते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। तो जब भी हमारे पास कोई वैल्यू दे रखी है उसमें 273 ऐड करोगे प्लस 27 कितना हो गया 300 केल्विन राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास इंटू 300 केल्विन। सोल्व करने पर इसका आंसर क्या आएगा 2 4 जा और यहाँ पे 4 4 जा, ठीक है, ये यहाँ पे कटा 1 2 3 आ गया यहाँ पे, तो इंटू 300, दो से 2 यहाँ पे गया राइट, 3 यहाँ पे बच गया, 4 यहाँ पे नीचे, तो 3 जा 9, 9 इंटू 8314 अपॉन 4, 4 इंटू 10 40, ठीक है। तो जब इसको सोल्व करोगे बेसिकली ऐसे, जब आप इसको सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा फोर्थ वन 1870.65 जूल, ये आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। देखो गैस इज मोर डिफिकल्ट टू कंप्रेस व्हेन z इज इक्वल टू, जब ये z का मतलब होता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, z क्या होता है यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है। तो क्या बोला गया है यहाँ पे, गैस ज़्यादा डिफिकल्ट होगी जब टू कंप्रेस, कंप्रेशन गैस के कंप्रेशन में ज़्यादा दिक्कत कब होगी, जब z की वैल्यू कितनी होगी, ये पूछा गया। आपको याद रहना चाहिए 2 ऑप्शन होता है इसका करेक्ट, फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। अगर z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, हमेशा याद रखोगे 1 से ज़्यादा z की वैल्यू है तो जो कंप्रेशन है गैस का, देन कंप्रेशन ऑफ गैस इज ऑलवेज डिफिकल्ट, कंप्रेशन ऑफ गैस इज कैसा होता है, डिफिकल्ट होता है। नेक्स्ट है 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन रिप्रेजेंट, 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास है, देखो करके इसको सोल्व करके देखते हैं। 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू क्या होगा, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, ठीक है, कि एक नाइट्रोजन एटम के 1 मोल इज इक्वल टू इसके इक्वल होगा, यानी 1 मोल में कितना 6.022 इंटू 10⁻23 एन एटम्स। देखो अब 1 मोल की बात करूँ मैं, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन कितना आएगा 1/2 मोल ऑफ N2, यानी कि 11.2 लीटर ऑफ नाइट्रोजन एट STP। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आएगा हमारे पास थर्ड, ठीक है। 1 ग्राम एटम की बात करी गई थी नाइट्रोजन में, वो रिप्रेजेंट करता है 11.2 लीटर नाइट्रोजन एट STP, ठीक है, इसे रिप्रेजेंट करता है। एक एक्वेसियस सॉल्यूशन जो है इथेनॉल का, उसके पास डेंसिटी है 1.025 ग्राम पर ml, मोलैलिटी उसकी 8 m है। मोलैलिटी इस सॉल्यूशन की इज, मोलैलिटी कितनी होगी सॉल्यूशन की, इथेनॉल C2H5OH, ठीक है।
सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। फॉर्मूला क्या होता है मोलैलिटी का, इज इक्वल टू 1000 m अपॉन 1000 डेंसिटी 1000 इंटू डेंसिटी माइनस m डैश, ये होता है। यानी कि अब मैं सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करने वाली हूँ। ऊपर 1000 इंटू मोलैलिटी 8 दे रखी है, अपॉन में ये डेंसिटी दे रखी है 1000 इंटू डेंसिटी 1.025 माइनस में ये 8 है, 8 इंटू ये m डैश हमारे पास कितना होगा, यानी इथेनॉल की बात करके इसका कितना होता है 46, यानी कि इंटू 46 सोल्व करेंगे आ जाएगा 8000 अपॉन में 1025 माइनस 368, ये आएगा। इसको सोल्व करने पर आएगा 12.7 इसका करेक्ट ऑप्शन आ गया। यानी कि ये था। यहाँ पे जो चीज़ें मैंने लिखी थी उसका मतलब बता देती हूँ। एम यहाँ पे मोलैरिटी को रिप्रेजेंट कर रही थी, एम डैश यहाँ पे मोलर मास जो था सोल्यूट का, यानी इथेनॉल का मोलर मास ऑफ सोल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे ये। उसके बाद डी की अगर मैं बात करूँ तो ये डेंसिटी हो, ठीक है। तो ये था ओरल क्वेश्चन, काफ़ी इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो वेपर डेंसिटी है गैस की 11.2 है। वॉल्यूम जो ऑक्यूपाइड करेगा बाय 1 ग्राम, मतलब कि 1 ग्राम ऑफ गैस के द्वारा जो भी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड की गई है एसटीपी पे इस वो कितनी है, ये पूछा गया है, ठीक है। वेपर डेंसिटी हमें गैस की दे रखी है। सोल्व करते हैं इसको। वेपर डेंसिटी ऑफ गैस कितनी, 11.2 लीटर। मोलर मास की अगर मैं बात करूं गैस की तो कितना आएगा 11.2 इंटू मोलर मास, यहाँ पे हमारे पास इसका कितना होगा 2, 1 ग्राम, यानी कि 11.2 इंटू 2 यानी कि कितना आ गया 22.4 लीटर, ठीक है। उसके बाद ग्राम गिवन 1 ग्राम ऑफ गैस, हमें 1 ग्राम ऑफ गैस दे रखी है। सो मोल्स इज इक्वल टू 1 अपॉन, यहाँ पे 1 है, 1 को ऊपर लिखेंगे, यहाँ पे निकाला था हमने अभी मोलर मास 22.4 मोल, यानी कि 1 इंटू 22.4 क्या आ जाएगा 1.0 लीटर वॉल्यूम एट एसटीपी। करेक्ट ऑप्शन इज द फर्स्ट वन। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 64 ग्राम ऑफ CH4R। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने, इसमें कितने प्रेजेंट होंगे, ठीक है। सोल्व करते हैं। (64 ग्राम ऑफ CH4), क्या मतलब है इसका, जो हमें दे रखा 64 ग्राम ऑफ CH4, इसका मतलब है 64 अपॉन 16 इसका जो मोलर मास है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 मोल, 4 मोल्स आ गया। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 मोल CH4 के 1 मोल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, यहाँ पे 6 + 4 इज इक्वल टू कितने हो गए 10 हो गए, ठीक है। फोर मोलर, अब देखो जो 4 मोलर हैं CH4 के वो इक्वल है किसके 4 इंटू एवोगैड्रोज नंबर जो होता है उसके मोलिक्यूल, यानी कि 4 ये Na का मतलब होता है एवोगैड्रो नंबर, और एवोगैड्रोज नंबर आपको पता होगा क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻⁻23 ये होता है। तो 4 Na मोलिक्यूल्स जो है CH4 के इज इक्वल टू 4 Na इंटू 10 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 4 10 40 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 40 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेक्ट, यानी कि सेकंड ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास इसका करेक्ट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोफिलिक पार्ट जो है मेम्ब्रेन का इज प्रोवाइडेड बाय, किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, देखो हाइड्रोफिलिक पार्ट जो होता है मेम्ब्रेन का इज प्रोवाइडेड बाय फॉस्फेट, फॉस्फेट के द्वारा वो प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है।
थोड़ा सा इसके हाइड्रोफिलिक के बारे में बता देती हूँ क्या कुछ होता है ये। हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल ये वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो क्या करते हैं, दैट कैन इंटरेक्ट विद वाटर, जो वाटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। हाइड्रोफिलिक, अगर देखो फिलिक है यानी कि वो फिलिक यानी कि लव, उसके हाइड्रो यानी वाटर, फिलिक लव, उसके प्रति ऐसा। और फोबिक होता है यानी कि डर, इससे दूर दूर रहेंगे, ऐसे आप इसको, जैसे न्यूक्लियोफिलिक होता है, इलेक्ट्रोफिलिक होता है, हमारे केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक में, सॉरी ऑर्गेनिक में होता है ये। तो क्या था, दैट कैन इंटरेक्ट विद वाटर, जो कि वाटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। जो वर्ड हाइड्रोफिलिक है उसका लिटरली मीन्स होता है वाटर लविंग। हाँ देखो, जैसे मैंने अभी बताया आपको, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स जो है पोलर होते हैं, मतलब कि दे हैव पार्शियल, या फिर या तो उनके पास पार्शियल चार्ज होता है या फिर फुल चार्ज होता है। दिस अलाउज देम टू इंटरेक्ट विद द डाइपोल, जो वाटर में डाइपोल प्रेजेंट होते हैं तो ये अलाउ करते हैं कि उनके साथ जो है अपना क्या कर लें, इंटरेक्ट कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेकेड डीएनए इज प्रेजेंट इन, नेकेड डीएनए किस में प्रेजेंट होता है, तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे इसका सेकंड, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा आपको पता होगा क्या होता है, प्रोकैरियोट होता है। प्रोकैरियोट में डीएनए एंड वो एनक्लोज नहीं होता किसी से। प्रोकैरियोट यानी कि पुराने, प्रीमिटिव ऑर्गेनिजम्स इसमें सारे आते हैं हमारे। जैसे कि अगर मैं आपको प्लांट किंगडम चैप्टर में बताऊं तो उसमें किंगडम मोनेरा में हमारे पास सारे प्रोकैरियोट्स होते हैं, यानी उसमें दो में स्प्लिट है, फिर वो यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स से किसके अपोजिट टर्म होती है। यूकैरियोट क्या होते हैं, जिसके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस हो, सेल ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट हो, एनवेलप्ड सेल ऑर्गेनिल्स, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम्स वगैरह। तो प्रोकैरियोट, और ये माइकोप्लाज्मा जो है एग्जांपल है किसका, किंगडम मोनेरा का। ठीक है, एक बैक्टीरिया का। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास माइकोप्लाज्मा आएगा। नेकेड डीएनए जो है माइकोप्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो प्लांट की सेल वॉल है इज मेड अप ऑफ, वो किसकी बनी होती है। सेलोज, हेमिसेलोज, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं, प्लांट की सेल वॉल कैल्शियम कार्बोनेट की नहीं बनी होती, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं आएगा। सेलोज, हेमिसेलोज, प्रोटीन एंड पैक्टिन, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ये तो आपको याद रखना है। प्लांट जो है वो कंसिस्ट करता है सेलोज, हेमिसेलोज, पैक्टिन और प्रोटीन को। याद रखना है। 11th क्लास की एनसीईआरटी के पेज नंबर 132 में खोल के देखो, वहाँ पे ये लाइन दे रखी है आपको, मैंने बता दिया है आपको कहाँ से देखना। आपको ये क्लास 11th की एनसीईआरटी, बायोलॉजी की एनसीईआरटी में पेज नंबर 132 लाइन चेक कर लो वहां पे। लिग्निन इज प्रेजेंट इन, लिग्निन किस में प्रेजेंट होता है। लिग्निन हमेशा सेकेंडरी सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, प्राइमरी में नहीं होता। ना सेल मेम्ब्रेन में होता, ना मिडल में होता। देखो, ये हमेशा वुड में प्रेजेंट, वुड में मिलता है आपको, लेकिन इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा चीजें बता रही हूँ। ये मोस्ट ऑफ द वुड वगैरह में पाया जाता है। ठीक है, प्राइमरली इसका क्या फंक्शन होता है कि ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट और प्रोटेक्शन, डिग्रेडेशन के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह डिग्रेड कर देते हैं उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। ये फिल कर देता है, जो सेल वॉल होता है ना उसमें जो स्पेस होता है, पर्टिकुलरली जाइलम ट्रैकियार्ड्स हो गए या वेसल के एलिमेंट हो गया, स्क्लीरिड सेल हो गए, उनको फिलअप कर देता है उनके उसको। ठीक है, लिग्निन जो है कि इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट होता है प्लांट की सेकेंडरी सेल वॉल का। एज सच इट इज एन, एक ये इसेंशियल कंट्रीब्यूटर होता है। रिजिडिटी यानी कि जो सख्त जो होता है वो वहाँ उसके लिए एक
इसेंशियल कंट्रीब्यूटर होता है, हाइड्रोफोबिक होता है नेचर में, यानी कि वाटर से इसको डर लगता है। ऑफ स्पेशलाइज्ड प्लांट सेल, जो प्रोवाइड करते हैं इसे मैकेनिकल सपोर्ट और कैरी आउट वाटर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन सेल सेकेंडरी सेल वॉल है। मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसके बारे में आपको बता दिया है। हाँ, और क्वेश्चन एक आ सकता है कि लिग्निन जो है एब्सेंट कहाँ होता है, तो जो सेल वॉल होती है कोलन काइमा सेल्स की, इतना याद रखो अभी फिलहाल के लिए, कोलन काइमा की सेल्स में लिग्निन जो है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, जनरली। और एक और बात बता देती हूँ, देखो जो लिग्निन है वो मिडल लैमेला में पाया जाता है, एज वेल एज सेकेंडरी सेल वॉल ऑफ जाइलम वेसल में भी, और फाइबर में भी, जो प्लांट को स्ट्रेंथन करते हैं। बस इतना बहुत है, इसके लिए मैंने काफी सारी बातें बता दी आपको। प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल, वो कौन सा प्लांट का सेल होता है बिना सेल वॉल का, कौन सा होगा? तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे पास होता है प्रोटोप्लास्ट। नहीं, एक मिनट, इसका प्रोटोप्लास्ट नहीं आएगा। हाँ, प्रोटोप्लास्ट, ठीक है ठीक है ठीक है, प्रोटोप्लास्ट ही आएगा। देखो, प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल इज नोन एज प्रोटोप्लास्ट, बिल्कुल ऐसे एज इट इज याद रखना आपको। ठीक है, वो प्लांट सेल जिसके पास सेल वॉल होती ही नहीं है उसको हम प्रोटोप्लास्ट कहकर संबोधित करते हैं। स्ट्रक्चर इज नॉट प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, कौन सा स्ट्रक्चर बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होता है? करेक्ट ऑप्शन है सीलिया। हमेशा याद रखोगे, देखो जो सेल एनवेलप होता है, सेल एनवेलप जो होता है कंसिस्ट करता है एक टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर दैट इज आउटरमोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स, यानी ग्लाइकोकैलिक्स तो प्रेजेंट होती है, फॉलोड बाय, जिसके बाद हमारे क्या आती है, सेल वॉल, और उसके बाद आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सीलिया जो है यूकैरियोटिक फीचर होता है, सीलिया इज अ यूकैरियोटिक फीचर। सीलिया क्या होती है? एक यूकैरियोटिक फीचर होती है, यानी कि मॉडिफिकेशंस वाला। ठीक है, जो मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म वगैरह उसमें सीलिया पाया जाता है। तो बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया मैंने पीछे भी क्वेश्चन में आपको बताया था क्या है, एक प्रोकैरियोट है जो कि किंगडम मोनारा के अंडर आता है। यू बैक्टीरिया और आर्किबैक्टीरिया, वहाँ पे 2 में स्प्लिट भी है। तो बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स है, तो सीलिया तो अब एक मॉडिफिकेशन है यूकैरियोट्स की, राइट, यूकैरियोट्स की है, तो वो प्रोकैरियोट्स में नहीं हो सकती, दैट इज सीलिया हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा। हाँ, ये बता तो दिया मैंने, सीलिया आएगा। आउटरमोस्ट स्ट्रक्चर ऑफ, जो आउटरमोस्ट स्ट्रक्चर होता है सेल एनवेलप का आउटरमोस्ट स्ट्रक्चर इज, उसको क्या बोलते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन इसका हमारे पास होता है ग्लाइकोकैलिक्स। अभी पीछे भी मैंने आपको लिख के बताया है, देखो टाइटली बाउंड 3 लेयर स्ट्रक्चर आउटरमोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स। तो ऐसे आपको ये चीजें याद रखें, ग्लाइकोकैलिक्स होता है टाइटली बाउंड 3 लेयर स्ट्रक्चर होता है, दैट इज आउटरमोस्ट हमारा ग्लाइकोकैलिक्स होगा, याद रखोगे। और ग्लाइकोकैलिक्स होता क्या है वो भी मैं बता देती हूँ एक बार। ये क्या होता है, इज अ सरफेस लेयर, एक सरफेस की लेयर होती है जो कवर करती है, दैट कवर्स द सेल मेम्ब्रेन, जो कवर करती है किसको, सेल मेम्ब्रेन को, ऑफ मैनी बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन जो है उसको कवर करती है, एपिथेलियल सेल्स को कवर करती है और अदर सेल्स को। ये प्रोटियोग्लाइकन्स की, ग्लाइकोप्रोटीन्स की और ग्लाइकोलिपिड्स की बनी होती है। ये एज अ बैरियर एक्ट करती है सेल के लिए फ्रॉम इट्स, मतलब कि उसकी सराउंडिंग से जो एज अ बैरियर एक्ट करती है वो, और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, एक्ट एज अ बैरियर, लिख देती हूँ दोनों चीजें, एक्ट्स एज अ बैरियर फ्रॉम इट्स सराउंडिंग एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी, जो मतलब इंटीग्रिटी का मतलब होता है जो अरेंजमेंट होती है सेल्स की, उसको भी ये क्या करती है, मेंटेन रखती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोल ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल का रोल इनमें से कौन सा नहीं है, ये पूछा गया है। तो देखो शेप तो प्रोवाइड करता है सेल वॉल, बिल्कुल ठीक है। ब्रस्टिंग को बिल्कुल ठीक है। अब ये क्या होता है, प्रिवेंट ब्रस्टिंग का मतलब होता है प्रिवेंशन प्रोवाइड करना, ठीक है। प्रोटेक्शन या प्रिवेंशन या प्रोटेक्शन ही बोलेंगे, प्रोटेक्शन इसको प्रोवाइड करना, तो ऑब्वियसली ये भी करेक्ट है। स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, बिल्कुल ठीक है। हैव चैनल्स, ये गलत है, चैनल्स नहीं होते। देखो सेल वॉल जो है वो ना सिर्फ शेप प्रोवाइड करती है सेल को, लेकिन सेल को जो है मैकेनिकल डैमेज से और इन्फेक्शन से भी प्रोटेक्ट करती है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन, ये सेल टू सेल इंटरेक्शन में भी मदद करती है और प्रोवाइड करती है बैरियर अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स के प्रति। चैनल्स नहीं होते, चैनल्स का मतलब क्या होता है, देखो जो मेम्ब्रेन होती है पर्टिकुलर चैनल्स के ऊपर लगे होते हैं किसी भी अपना उसके सब्सटेंस वगैरह है। जैसे कि ये एक सोडियम का चैनल हो गया, तो सोडियम का जो चैनल होगा उससे सिर्फ सोडियम ही पास कर पाएगा। कोई पोटेशियम का है तो उससे सिर्फ पोटेशियम ही पास कर पाएगा। तो चैनल्स जो है हमेशा स्पेसिफिक टू स्पीसीज होते हैं, टू स्पीसीज सब्सटेंस एलिमेंट्स ऑलवेज, ठीक है। तो ये सेल वॉल के ऊपर प्रेजेंट नहीं होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनिज इज एनक्लोज्ड बाय, कौन सी इनमें से सेल ऑर्गेनिल जो है वो एक सिंगल मेम्ब्रेन के द्वारा एनक्लोज्ड है। चार ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोजाइम्स, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा, लाइसोसोम्स। ये एनक्लोज होता है एक सिंगल मेम्ब्रेन के द्वारा। देखो लाइसोसोम्स सेल ऑर्गेनिल इज एनक्लोज्ड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन, एक सिंगल मेम्ब्रेन के द्वारा एनक्लोज्ड होता है। जबकि ये क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया जो तीनों बच गए, ये क्या होते हैं, डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं, यानी कि दो दो मेम्ब्रेन होती है इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ टिश्यू इज गोबलेट सेल, गोबलेट सेल किस प्रकार का जो है टिश्यू होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका एपिथेलियल, एपिथेलियल होता है गोबलेट सेल्स जो एपिथेलियल टिश्यू के बने होते हैं। जितने भी ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होते हैं ये मॉडिफाइड एपिथेलियल टिश्यू होते हैं जो कि सिंथेसिस और सिक्रेशन का काम करते हैं स्पेसिफिक केमिकल्स विच परफॉर्म synthesis and secretion of specific chemicals। और गोबलेट सेल होते क्या, थोड़ा सा बता देती हूँ। ये इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथेलियल सेल होते हैं जो कि एज अ प्राइमरी साइट सर्व करते हैं न्यूट्रिएंट डाइजेशन के लिए और म्यूकोसल एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। प्राइमरी फंक्शन की बात करूँ गोबलेट सेल की, वो क्या होता है, टू सिंथेसाइज एंड सीक्रेट म्यूकस। क्या होता है इसका, टू सिंथेसाइज एंड सीक्रेट म्यूकस, ठीक है। एज जो प्राइमरी सेकेंडरी प्राइमरी सिक्रेटरी सेल होता है सुपरफिशियल एपिथेलियल ऑफ लार्ज एयरवेज में, गोबलेट सेल वहाँ पे म्यूकिन, मतलब कि ये अपना बस आप इतना याद रखो, इसके लिए इतना इनफ है मेरे हिसाब से, ठीक है। एपिथेलियल सेल होता है करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है वेयर इज कोलमनार एपिथेलियम फाउंड, ये तो एग्जांपल है, तो कोलमनार, स्क्वेमियस और ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, इन सब के आपको एग्जांपल बताना चाहिए। तो कोलमनार एपिथेलियम जो है कहाँ पे पाई जाती है, लाइनिंग, इंटेस्टाइन की लाइनिंग में, इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग होती है वो कोलमनार एपिथेलियम की होती है। मोस्ट ऑफ द पार्ट जो होते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के, जैसे कि स्टमक या फिर रेक्टम वगैरह जो भी हो गया, वो लाइंड होते हैं विथ सम काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ कोलमनार एपिथेलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम इनमें से कौन सा, यूनिसेलुलर यानी कि जो एक सेल से बना हो, ग्लैंडुलर एपिथेलियम इनमें से कौन सा है, ये पूछा गया है। करेक्ट ऑप्शन इसका हमारे पास है थर्ड, गोबलेट सेल्स होते हैं। देखिए सलाइवरी ग्लैंड और आइसलेट और लैंगरहैंस जो होते हैं ये क्या होते हैं, पेनक्रियास बोथ आर एग्जांपल ऑफ, ये दोनों मल्टी सेलुलर के एग्जांपल है, मल्टी सेलुलर ग्लैंड के, ठीक है, पेनक्रियास सिक्रीट करते हैं इन दोनों को। ऑल ऑफ दिस तो बिल्कुल नहीं है, गोबलेट सेल इसका करेक्ट आंसर है, यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू यहाँ पे ये लिखा हुआ है, एपिथेलियल टिश्यू के कंटेक्स्ट में कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है, इट इज प्रेजेंट ओनली इन इनर लाइनिंग, प्रेजेंट ओनली इन आउटर लाइनिंग, कंटेन्स वेरी लेस, कंटेन्स क्या है, वेरी लेस इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, ऑल ऑफ दिस। करेक्ट ऑप्शन इज द थर्ड वन, ये कंटेन करता है बहुत लेस इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। एपिथेलियल टिश्यू जो है वो वेरी लेस इंटरसेलुलर मैट्रिक्स को कंटेन करता है, जिसके पास फ्री सरफेस होता है, जो कि फेस करता है या तो एक ईदर अ बॉडी फ्लूइड या फिर आउटसाइड और द आउटसाइड इन्वायरमेंट, विच फेसेस ईदर ए बॉडी फ्लूइड और द आउटसाइड इन्वायरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाँ अरे ये तो हो ही गया था अपना शायद, अच्छा वो ब्लर था। तो कंटेन्स वेरी लेस, देखो बिल्कुल क्लियर यहाँ पे क्लैरिटी के साथ। स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या कंटेन करती है, ये यहाँ पे हमसे पूछा गया। तो देखो मैंने बोला था इनके एग्जाम्पल हमारे पास आते हैं, तो आपको ये एग्जाम्पल याद होनी चाहिए। सिंपल ये क्या था, कोलमनार ब्रश बॉर्डर। अभी हमने इंटेस्टाइन लाइनिंग का मैंने आपको बताया था, वहां पे हमारे पास कोलमनारी वाला ही था। तो सिंपल कोलमनार ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम ये कंटेन करती है। देखो जो प्राइमरी फंक्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स इन फूड। एब्जॉर्प्शन किसका, न्यूट्रिएंट और मिनरल्स का फूड में। उसके बाद जो इनर वॉल होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की वो लाइंड होती है बाय सिंपल कोलमनर एपिथेलियल टिश्यूज। हर एक सेल के पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हर एक सेल के पास, जिनको हम क्या बोलते हैं, कोल्ड माइक्रोविलाई, जिनको माइक्रोविलाई बोला जाता है। जो फंक्शन होता है माइक्रोविलाई का वो क्या होता है, इज टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, जो सरफेस एरिया उसको इंक्रीज करना फॉर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन के लिए जो सरफेस एरिया है उसको इंक्रीज करना। नेक्स्ट है विच कनेक्टिव टिश्यू फॉर्म्स सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम। कौन सा कनेक्टिव टिश्यू जो है वो क्या बनाता है, सपोर्ट फ्रेमवर्क बनाता है एपिथेलियम के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट है, एरियोलर इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए इट इज एरियोलर टिश्यू दैट सर्व एज अ सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम। एडिपोज टिश्यू का एडिपोज तो दे नहीं रखा, खैर एडिपोज टिश्यू एक हमारे पास होता है, इसका काम होता है स्टोरेज ऑफ फैट में, ठीक है। ऐसे बोलते हैं मोटापा होने लगता है तो कोई एडिपोज टिश्यू की डिपोजिशन होगी, ठीक है। ब्लड का आपको पता है, कार्टिलेज बोन टू बोन, बोन को बोन से जोड़ती है, और बोन यानी हड्डी है तो आपको पता ही होगा, ठीक है। एपिथेलियम को कौन सपोर्ट वर्क, हाँ आप यहाँ पे बोन, कई बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो गए बोन की भाई सपोर्ट फ्रेमवर्क एपिथेलियम के, लेकिन यहाँ पे बॉडी के फ्रेमवर्क की बात नहीं हो रही, यहाँ पे एपिथेलियम के फ्रेमवर्क की बात हो रही है। एपिथेलियम के लिए एरियोलर इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिब्रोब्लास्ट मैक्रोफेज एंड मास्ट सेल्स आर सीन इन। जो फिब्रोब्लास्ट होता है, मैक्रोफेजेस होते हैं और मास्ट सेल है, ये किसमें पाए जाते हैं, किसमें प्रेजेंट होते हैं। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ना कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पे मैं बता देती हूँ, ये लाइन दे रखी है एनसीईआरटी 11th क्लास की 11th बायोलॉजी में, पेज नंबर 103 पे आप चेक कर सकते हो इसे, ठीक है। फिब्रोब्लास्ट मैक्रोफेज और मास्ट सेल तीनों ही कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं।
फिब्रोब्लास्ट का फंक्शन बता देती हूँ क्या होता है। देखो फिब्रोब्लास्ट एक टाइप का सेल होता है जो कंट्रीब्यूट करता है, कंट्रीब्यूट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। एक फाइब्रस सेलुलर मटेरियल होता है जो सपोर्ट और कनेक्ट करता है अदर टिश्यूज को या ऑर्गन्स को बॉडी में। फिब्रोब्लास्ट सिक्रीट करता है कोलेजन प्रोटीन को, जो कि दैट हेल्प मेंटेन द, जो कि मदद करता है स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क जो होता है टिश्यूज का उसको मेंटेन करने के लिए। ठीक है, मैक्रोफेजिस के बाद बता देती हूँ आपको। मैक्रोफेजिस फंक्शन इन द डिफेंस, ये डिफेंस का फंक्शन प्रोवाइड करते हैं मैक्रोफेजिस। ठीक है, मतलब कि अगेंस्ट पैथोजेंस या फिर क्लियरेंस ऑफ ओल्ड सेनिसेंट डेड सेल जो होते हैं उनके क्लियरेंस में, बट ऑल्सो फुलफिल इंपॉर्टेंट फंक्शन इन टिश्यू। होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस एक टर्म होती है, आपको अभी तक पता भी होगा। स्टेसिस ये जो होता है रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, इंटरनल टेम्परेचर के रेगुलेशन या मेंटेनेंस या उसमें बैलेंस को होम्योस्टेसिस बोलते हैं। और रिपेयर इसका काम होता है वाउंड हीलिंग का या फिर मसल रीजनरेशन का, मैक्रोफेजिस का। ठीक है, मास्ट सेल के बारे में बताती हूँ। जो मास्ट सेल होते हैं वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि कैसे इम्यून सिस्टम जो है वो सर्टेन बैक्टीरिया या पैरासाइट के अगेंस्ट रिस्पोंड करता है एंड हेल्प कंट्रोल अदर टाइप, और जो दूसरे टाइप के इम्यून रिस्पॉन्स उनको कंट्रोल करता है। दे कंटेन केमिकल जैसे कि हिस्टामाइन, हेपरिन, साइटोकाइंस और ग्रोथ फैक्टर ये कंटेन करता है। ठीक है, एलर्जी रिस्पॉन्स में भी, एलर्जिक रिस्पॉन्स में भी मास्ट सेल जो है उस दौरान एक्टिव हो जाता है। कोई एलर्जी वगैरह हो गई पैरासाइट के या उसके अगेंस्ट, वो इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करता है बेसिकली। इंटरकैलेटेड डिस्क आर प्रेजेंट इन, इंटरकैलेटेड डिस्क जो है किसमें प्रेजेंट होती है? करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट, कार्डिक मसल्स में जो है इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होती है। देखो इंटरकैलेटेड डिस्क जो है लोकेटेड होती है एट ब्रांचिंग पॉइंट ऑफ, एट ब्रांचिंग पॉइंट्स ऑफ, जो ब्रांचिंग पॉइंट होते हैं कार्डिक मसल्स के वहां पे प्रेजेंट होती है मसल फाइबर के, एंड रिच इन गैप जंक्शंस। इंटरकैलेटेड डिस्क होती क्या ये बता देती हूँ। ये जो है माइक्रोस्कोपिक आइडेंटिफाइंग फीचर होता है कार्डिक मसल का। कार्डिक मसल कंटेन करती है, कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल हार्ट मसल सेल जिनको कार्डियोमाइसोसाइट्स बोलते हैं हम, जो कि कनेक्टेड होती है इंटरकैलेटेड डिस्क के द्वारा टू वर्क एज अ सिंगल फंक्शन, ताकि वो एक सिंगल फंक्शनल सिनकेशियम के मतलब कि तौर पे काम कर सके। इंटरकैलेटेड डिस्क जो है स्पेशलाइज्ड जंक्शन होते हैं कार्डिक मसल फाइबर के बीच में, जो अलाउ करते हैं रैपिड इलेक्ट्रिक का ट्रांसमिशन, जिसको हम एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। यहाँ पे मैं इसके फंक्शन बता रही हूँ आपको, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। न्यूट्रिएंट एक्सचेंज में भी ये इंटरकैलेटेड डिस्क मदद करती है। ठीक है, इंटरकैलेटेड डिस्क इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये अलाउ करती है सेल को हमारे हार्ट में कि बीट एज अ वन, वो एक साथ ही बीट करे। ठीक है, ऐसे अलग अलग नहीं, मतलब यूनिटी जनरेट करती है ये वहां पे। उसके बाद व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टाइट जंक्शन का फंक्शन क्या होगा ये पूछा गया है। तो प्रोटेक्ट फ्रॉम बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं, स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द, बिल्कुल ठीक है, सब्सटेंस को लीक होने से जो है टाइट जंक्शन, देखो जैसा नाम वैसा काम। ये आप अपनी जो है एनसीईआरटी 11th क्लास की एनसीईआरटी पेज नंबर 102 पे ये लाइन चेक कर सकते हो आप। टाइट जंक्शन का क्या काम होता है, ये सब्सटेंस को लीक नहीं होने देती टिश्यूज के अक्रॉस, टाइट जंक्शन। ठीक है, नाम से आपको पता चल रहा होगा। इसी के साथ हमारे पीवाईक्यूज जो है वो फिनिश हो गए हैं। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। ठीक है, सभी प्रकार के हमारे पास यहाँ पे थोड़े इजी थे, छोटे छोटे थे, बिल्कुल छोटे छोटे थे, ज़्यादा समझाने वाले, ज़्यादा जैसे केमिस्ट्री फिजिक्स में ज़्यादा सोल्व करने वाले भी नहीं थे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।